आइए आज हम लोग देखते हैं यमुना नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। हमारी यमुना नदी कहीं न कहीं देखेंगे आप तो भारतीय संस्कृति की क्या करती है, प्रतिनिधि नदी है। भारतीय संस्कृति का पूरा प्रतिनिधि करती है। गंगा जी हो या हमारी यमुना जी हो, गंगा जी कहीं न कहीं आप देखेंगे और यमुना जी के किनारे ही कहीं न कहीं संपूर्ण भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति का विकास हुआ है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए गंगा और यमुना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये हमारी नदी यमुना नदी है। गंगा के समानांतर एक व्यापक परिक्षेत्र में इनका प्रवाह होता है। उसके बाद ये आकर के कहीं ना कहीं आपके प्रयागराज के पास, सभी प्रयागों का जो राजा है हमारा प्रयागराज, पंच प्रयागों का प्रयागाधिपति प्रयागराज में आकर के ये क्या हो जाती है, अपने जल को गिरा देती है। प्रयागराज में आकर के यमुना जी अपने जल को गिरा देती है। यमुना जी का जो उद्गम होता है, इसके विषय में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से इनका उद्गम होता है। बंदर पुच्छ के पास से, और फिर ये गंगा जी यहां से 1436 किलोमीटर एक लंबा प्रवाह क्षेत्र कवर करते हुए भारत में प्रवाहित होती है। 1436 किलोमीटर, और इसमें एक नदी यहां से आकर के मिलती है जिन्हें हम कहते हैं टोंस नदी। हरिके दून से निकलती है। ये हमारी नदी है टोंस नदी। और फिर गंगा में एक नदी आकर के गाजियाबाद के पास मिलती है, जिनका जन्म कहीं न कहीं सहारनपुर में होता है। ये हमारी नदी है हिंडन नदी। इस नदी को हम जैविक मरुस्थलीय नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस नदी में बीओडी की मात्रा कम हो गई है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिससे इसके अंदर मौजूद जीव जंतु क्या हो रहे हैं, मृत हो रहे हैं, डेथ हो रही है उनकी। यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर मृत्यु हो रही है इस हिल्डन नदी में। इसे हम मरुस्थलीय नदी के नाम से जानते हैं, जैविक मरुस्थलीय नदी के रूप में इसे हम जानते हैं। जैसे हमारे मरुस्थल में जीव जंतुओं की संख्या कम होती है, उसी तरीके से हमारी इस नदी में जीव जंतुओं की संख्या क्या है, कम है। इसीलिए इसे हम जैविक मरुस्थलीय नदी के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इस नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा हमें निरंतर बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। उस दिशा में कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी और कार्यदायी संस्थाओं को भी और समाज को भी सोचना पड़ेगा। और फिर यहां से हमारी एक नदी होती है जो कहीं ना कहीं आकर के कहां पर मिलती है, इस नदी को हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी को हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी नदी है चंबल नदी। इसका जो उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से होता है। जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है हमारी इस नदी का। वहां से ये नदी जन्म लेकर क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश में बांदा के पास, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास, इटावा जिले के पास ये अपने जल को क्या कर देती है, गिरा देती है। इटावा जिले के पास अपने जल को क्या कर देती है, गिरा देती है। इटावा जिले के पास अपने जल को गिरा देती है। किसमें, यमुना जी में। और यहां राजस्थान में से निकलने वाली हमारी एक नदी है, ये नदी हमारी कहलाती है बनास नदी। बनास नदी के नाम से इसे हम जानते हैं, या इस नदी को हम कहते हैं बन की आशा।
वन की आशा के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे वनों में इस नदी का जल आने से वन हमारे हरे भरे हो जाते हैं, बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं, बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। इसीलिए इस नदी का नाम है बनास नदी। और कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला इसी नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है, स्थित है। ये हमारी नदी है बनास नदी, और ये कहीं ना कहीं आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये चंबल की सहायक नदी है। और फिर यहां पर हम लोग देखें तो हमारी अगली सहायक नदी जो हमारे चंबल की होती है, अगली सहायक नदी कुंभलगढ़ किला है। और फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो हमारी सहायक नदी है, एक क्षिप्रा नदी है। इसे हम क्षिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी क्षिप्रा नदी है, और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में प्रवाहित हो, एमपी से में प्रवाहित होती है। और इसी नदी के तट पर महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है, उज्जैन। उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। और यहीं पर जैसे हमारे तीर्थराज प्रयाग में कुंभ और महाकुंभ अर्ध कुंभ लगता है, वैसे ही उज्जैन में भी इस सब का आयोजन होता है। तो ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और महाकालेश्वर के का यहां पर मंदिर है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग यहां पर स्थित है। और फिर यहां पर हम देखते हैं हमारा एक नदी है जिसे हम लोग जानते हैं काली सिंध के नाम से। इसे काली सिंध के नाम से जाना जाता है। और ये नदी कहीं ना कहीं मालवा की पहाड़ियों से निकलती है, मालवा की पहाड़ियां। और दूसरी नदी हमारी आती है यहां पर, जिस नदी को हम लोग जानते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी है हमारी। और ये पार्वती नदी भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे मालवा की पहाड़ियों, विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका जन्म होता है। ये सब कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये हमारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। आप सभी लोग जानते हैं चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने अवनालिका अपर्दन के लिए, अर्थात चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन के लिए, अवनालिका अपर्दन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस अवनालिका अपर्दन के कारण चंबल नदी उत्खात भूमि का निर्माण करती है, या हम कहें बैडलैंड का निर्माण करती है। बैडलैंड का निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है। क्योंकि जब ये अवनालिका अपर्दन करती है तो ऐसे गुली अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन ऐसे अंगुलियां उठाती हैं हमारी टोपोग्राफी में, इस प्रकार से अपर्दन करती है। इस प्रकार से यहां की टोपोग्राफी है। तो क्या यहां पर खेती हो पाएगी? तो यहां पर खेती वगैरह नहीं हो पाती है। यहां पर आप देखेंगे तो आपके कृषि कार्य यहां पर संभव नहीं है। इस प्रकार की उत्खात भूमि में कृषि कार्य संभव नहीं है। यहां पर कृषि कार्य नहीं संभव है। इसी कारण यहां आर्थिक आजीविका के साधन भी सीमित हो जाते हैं। इसी कारण आप लोग देखते होंगे चंबल के डाकुओं का, या चंबल में क्या रहते हैं, बागी रहते हैं। चंबल में बागी रहते हैं, ऐसा यहां पर फेमस है। चंबल का पानी जो पी लेता है चंबल नदी का, वो क्या हो जाता है, बागी हो जाता है। चंबल के डाकू अपने आप को बागी कहते हैं, अर्थात अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला, ऐसा बोलते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, चंबल के बागी के तौर पर
दरअसल यहां पर उत्पादन होता नहीं, ये भी कहीं ना कहीं यहां पर अपराध और ये सब चीजों का कारण है। तो फिर यहां पर हम देखते हैं ये हमारी अनालिका अपर्दन उत्खात भूमि है, बेडलैंड है, जहां पर उत्पादन कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। और यही चंबल के क्षेत्र से आपके राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। इसी चंबल नदी के किनारे राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। और राम प्रसाद बिस्मिल किसके मित्र थे? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां की बहुत सघन मित्रता थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जो परिवार था, उनका यही चंबल नदी के किनारे से उनका नाता है। इसी चंबल नदी के किनारे से इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रिश्ता जुड़ता है। इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पूर्वजों की जमीन थी। यहीं पर एक गांव है जिसका नाम है तोमर खार, तोमर खार, तोमर घार। यहां पर तोमरों का एक गांव है पूरा। और इसी तोमरों के गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के पूर्वज रहा करते थे। लेकिन तोमरों के आपसी झगड़े से परेशान होकर इनके माता पिता वहां से शाहजहांपुर शहर चले आए शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए। तोमर घार वहां से छूट गया उनके लिए और शाहजहांपुर में आकर के रहने लगे। शाहजहांपुर में रहने के दौरान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का कहीं न कहीं आप यहां पर देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो एक धारा चली है जिसकी उपज कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हैं, उस धारा के पुरोधा पुरुष अगर कोई है, ये तोमर घार का युवा है। इस चंबल नदी का पानी पीने वाला युवा है जिसका नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ये बात यहां पर ध्यान में रखना है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पंडित की उपाधि मिली थी। पंडित इन्हें उपाधि के तौर पर मिला था, प्राप्त हुआ था। वास्तव में ये तोमर समाज से आते थे, लेकिन उपाधि के तौर पर इन्हें कहीं ना कहीं इतनी विद्वता थी इनके अंदर, इतना ज्ञान था इनके अंदर, वेदों का इन्होंने अध्ययन किया था, आर्य समाज में विश्वास रखते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों में इनके ज्ञान का चक्षु इतना व्यापक था। इससे प्रभावित होकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने पंडित की उपाधि दी गई। और ये एक शायर थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना। इस कारण से कहीं ना कहीं शायर थे, तो अपने नाम के आगे राम प्रसाद तोमर ने अपने नाम के आगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल लिखना शुरू कर दिया। शायर कभी आत्मा थे, ये बातें ध्यान में रखना है। चंबल में मात्र बागी ही नहीं पैदा होते, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी पैदा होते हैं जो ये मांग करते हैं कि हम किसी भी कीमत पर आजादी को छीन लेंगे, आजादी को हासिल करके रहेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें चंबल के विषय में ध्यान में रखनी है। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं हमारी एक नदी होती है जिसे हम कहते हैं सिंध नदी। हमारी सिंध नदी यहां से जाकर के यहीं पर इटावा से 13 किलोमीटर दूर हमारी सिंध नदी जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये हमारी सिंध नदी है। इसका जन्म भी कहीं ना कहीं आप मालवा के पठारों से देखते, पहाड़ियों से देखते हैं। और फिर यहां पर हमारी एक नदी आती है जिसे हम लोग जानते हैं पार्वती नदी के नाम से। और ये पार्वती नदी आपकी कहीं ना कहीं ये केन बेतवा नदी है हमारी। ये नदी हमारी बेतवा नदी है और ये बेतवा नदी आकर के यहां पर मिल जाती है यमुना में।
हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास ये नदी हमारी आकर के मिल जाती है। और ये नदी जो हमारी है, इसी नदी के किनारे माता टीला बांध स्थित है, और झांसी भी इसी नदी के किनारे स्थित है। अगली हमारी जो नदी होती है उसे हम केन नदी के नाम से जानते हैं। ये बांदा में जाकर के अपना जल गिराती है। ये हमारी केन नदी है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। केन नदी है हमारी, और ये कहीं ना कहीं आपकी विंध्य की पहाड़ियों से ये सब जन्म लेती हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों से इनका जन्म होता है, और ये सब ले जाकर के अपने जल को यमुना जी में गिरा देती हैं। यमुना जी में जब अपने जल को गिरा देती हैं, यमुना जी ने कहा कि हम सबके जल को ले जाकर के गंगा जी से हम अपनी सारी बहनों का जल ले जाकर के कहां पर गिरा देंगे? गंगा जी में गिरा देंगे। फिर यहां पर कहीं ना कहीं सारी बहनों का जल लेकर के ये जाकर के कहां पर गिरा देती हैं? गंगा जी में, प्रयागराज के पास, प्रयागों के राजा प्रयागाधिपति के पास ले जाकर के अपने जल को गिरा देती हैं। और यहां पर जब इनका जल गिर जाता है तो गंगा जी इन सब के जल को ले जाकर के कहां पर गिरा देंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। और ये हमारी नदी कहीं ना कहीं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में अगर हम देखें तो हमारी यमुना नदी आती है। 1436 किलोमीटर लंबी नदी है ये, और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। यह नदी जब आप पहाड़ों में देखेंगे एक रेखा की भांति दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे ये मैदानों में आती है और इसकी सहायक नदियां इसमें जल लाकर गिराती हैं, तो यह नदी हमारी बोडबोजम हो जाती है, चौड़े वक्ष स्थल वाली हो जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। इस विषय को ध्यान में रखना है। ये हमारी नदी एक लंबे राजमार्ग पर चलते हुए हमारी गंगा जी के साथ समानांतर परिपथ का निर्माण करती है। उसके बाद कहीं ना कहीं इटावा के पास से आकर के ये धीरे धीरे अपनी समानांतरता के सिद्धांत से समझौता करते हुए अपनी बड़ी बहन गंगा जी में जाकर के गले लग जाती हैं, गंगा जी से जाकर के गलबहियां कर लेती हैं। तो ये बात यहां पर ध्यान में रखना है। यमुनोत्री से इसका जन्म होता है, और ये कहीं ना कहीं आप देखिए चंबल के डाकुओं का एरिया, यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहीं पर आपका गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, और फिर यहीं पर आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू सागर बांध है। तो ये बांध जो आपके प्रमुख हैं ये आपकी चंबल नदी पर बनाए गए हैं, और चंबल नदी अपने मगरमच्छों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो चंबल नदी में बहुत संभल कर जाइएगा, क्योंकि वहां पर मगरमच्छ रहते हैं और वो आपको ग्रास बना सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कतरनिया घाट पर जंगलों की कहीं ना कहीं बहुत व्यापक पैमाने पर आपके मगरमच्छ पाए जाते हैं, और वहीं पर ये जाकर के अपना प्रजनन करते हैं। और ये चंबल नदी से इनका नाता है। चंबल नदी का पानी बागियों का पानी है, जो कहीं न कहीं डाकुओं को तो जन्म दिया है, लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी तो उसने ऐसे महान पुत्रों को भी जन्म दिया है। चंबल नदी की घाटी ने, चंबल की घाटी ने, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता की अलख जगाने में, उसकी लौ को तीव्र करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जैसे का हम लोग यहां पर देख रहे थे, तोमर घार का जन्मा हुआ वह युवा गरम दल का वह महान नेता, जिसने ऐसी स्वतंत्रता की अलख जगाई कि जिसके उत्पाद के तौर पर कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिसकी फैक्ट्री में प्रशिक्षित होकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महान मार्क्सवादी विचारधारा का व्यक्ति, गरीबों के विषय में सोचने वाला। उसके विषय में किसी इतिहासकार ने कहा है कि अगर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म यूरोप और रसिया में हुआ होता तो वो लेनिन के समतुल्य नेता होते। ऐसा कहा है, क्योंकि उनकी विद्वता, उनकी तेजस्विता कहीं न कहीं अपनी पराकाष्ठा पर थी, और कहीं न कहीं उनके पूर्वजों का संबंध इस चंबल नदी के तोमरघार परिवार से आता है।
बाद में ये परिवार कहीं ना कहीं वैदिक धर्मों से प्रशिक्षित होकर के स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आया, आर्य समाजी हो गया। और फिर यहीं पर इनकी विद्वता आपको देखने को मिलेगी। जब जज के सामने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल खड़े होते थे तो उनके संवाद करने के तरीकों को देख करके जज भी, ब्रिटिश जज भी थर्रा जाते थे। एक ब्रिटिश जज ने तो यहां तक पूछ लिया कि आपने एलएलबी या एलएलएम किया है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जवाब दिया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी यूनिवर्सिटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हमारा ज्ञान प्राकृतिक और स्वाभाविक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें देखने को मिलती है। और यहां पर जन्म लेने वाला ये बालक फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे गोरखपुर के पास आकर के अंग्रेजों में काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ये अपने आप में बेहद। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी सिंध नदी है, आपकी बेतवा नदी है, आपकी केन नदी है। अशफाकुल्ला खां दोनों एक ही शहर में रहा करते थे। अशफाकुल्ला खां चाहते थे कि हमारी मित्रता राम प्रसाद बिस्मिल से हो जाए। राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर एक अविश्वास था, उन्होंने अशफाकुल्ला खां ने लेकिन उस सारे परीक्षण को पास करके अंतवत राम प्रसाद बिस्मिल के दिल को जीत लिया। और एक बहुत मजबूत मित्र के तौर पर दोनों लोगों ने हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जड़ों को मजबूत किया, उसकी ऐसी आधारशिला बनाई कि जिस पर जाकर के फिर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी खड़े हुए। ये बातें यहां पर ध्यान में रखनी है। फिर हमारी एक सिंध नदी है, फिर यहां पर हमारी एक बेतवा नदी है, फिर हमारी यहां पर कौन सी केन नदी है। ये सारी नदियां जाकर के मिल जाती हैं और फिर सबके जल को ले जाकर के यमुना जी गिरा देती हैं। कहां पर? गंगा जी में ले जाकर गिरा देती है, यहां पर ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में ही सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। कैसा डेल्टा? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। और फिर ये हमारी नदी गंगा जी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, पद्म सोने की नदी के नाम से जानी जाती है। इतना सम्मान गंगा जी का जहां जहां से जाती हैं, क्योंकि जहां जहां से हमारी गंगा जी जाती हैं उस भूमि को स्वर्णिम बना देती हैं, उस भूमि को उत्पादन का केंद्र बना देती हैं। इसीलिए लोग कहीं गंगा जी को मां कह रहे हैं, कहीं गंगा जी को पद्मा कह रहे हैं। सोने की नदी आ गई है हमारे देश में हमारी भूमि को सोना बनाने के लिए। तो ऐसा सम्मान है गंगा जी का। फिर इसी नदी में आकर के मेघना नदी मिलती है और मेघना नदी ही प्रिय विद्यार्थियों अंतिम रूप से सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। कभी गंगा जी को मत टिक करिएगा, मेघना नदी ही क्या करती हैं? गंगा सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस विषय को हमें ध्यान में रहना है। यहां पर हमारी टोंस नदी है, हिंडन नदी है, गाजियाबाद के पास आकर के मिल जाती है। और ये नदी कहीं ना कहीं जैविक मरुस्थल है, क्योंकि जितने भी नोएडा और गाजियाबाद में ये सब निकलते हैं सब मलबे इसी नदी में, हिंडन में डाले जा रहे हैं। एक नाले के स्वरूप में ये परिणित हो गई है। और इसमें बीओडी की मात्रा, जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है, उसका लेवल बहुत कम हो गया है। इस कारण से सारे जीव जंतु और वनस्पतियों को आपने इसमें मार दिया है। इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। बताइए, हम अपने नदियों को मरुस्थल में तब्दील कर रहे हैं। हमारी संवेदनशीलता कहीं ना कहीं शून्य हो गई है। उस संवेदनशीलता को हमें पुनः अपने अंदर जागृत करना होगा। अपने नदियों को मां का सम्मान देना होगा, उन्हें अगाध प्यार देना होगा। तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। जब हमारी नदियां कल कल की ध्वन के साथ आगे बढ़ती रहेंगी, हमें ऊर्जा देती रहेंगी, हमारी भूमि को उत्पादन का केंद्र बनाती रहेंगी, तभी हमारा जीवन संभव है। और हमारी नदियों में बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियां फलेंगी, फूलेंगी, आगे बढ़ेंगी, खिलखिलाएंगी। ऐसा परिवेश हमें तैयार करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है, बेहद चिंता का विषय है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी ये हिंडन नदी है,
जो अपने अस्तित्व से संघर्ष कर रही है। तो क्या जब ब्रिटेन वाले टेम्स नदी को पुनर्जीवित कर सकते हैं तो हम हिंडन को नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं। हम समाज के लोगों को यह महान कार्य अपने हाथों में लेना ही होगा। और फिर यहां पर हमारी एक टॉन्स नदी है, और ये इस प्रकार से ये नदियां आकर के, और इस यमुना नदी का सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महत्व है। आप सभी लोग जानते हैं, मथुरा शहर हो, वृंदावन शहर हो, आगरा शहर हो, ये सारे महत्वपूर्ण शहर, आपका कानपुर शहर हो, ये सारे के शहर, आपकी दिल्ली हो, देश की राजधानी आपकी दिल्ली हो, सारे महत्वपूर्ण शहर कहीं ना कहीं किसके किनारे बसे हुए हैं? इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। आपका ऋषिकेश हो, ऐसे सारे आपके दिल्ली हो, ये सब कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। यमुना नदी के तट, यमुना आपका प्रयागराज हो, ये सब यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं, और हम कहीं ना कहीं इन्हें गंदा कर रहे हैं। आपका आगरा शहर हो, आगरा शहर में ताजमहल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये पूरा इलाका वृंदावन, मथुरावन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कदम्ब की डालियों में क्रीडांगन किया था, कदम्ब की डालियों में रास रचाया था, ऐसा भूभाग सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संपन्न, और आर्यों ने कहीं ना कहीं विकसित जीवन पद्धति का विकास भी इन्हीं दोनों नदियों के बीच में किया था। एक विकसित जीवन पद्धति, कैसे हम पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना के रहें, कम से कम जीव हत्या करें, ऐसी विकसित सभ्य संस्कृति का विकास आर्यों ने कहीं न कहीं गंगा और यमुना नदी के तट पर किया था। इसी कारण से ये नदियां अगाध प्यार पाती हैं भारतीय जनमानस के। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे इन नदियों की सहायक नदियां गंगा जी में जल, यमुना जी में जल आती हैं, और यमुना जी के पास बहुत सारा जल हो जाता है। इन्हें कालिंदी भी कहते हैं, कालिंदी नदी इन्हें कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम है जमुना जी का, क्योंकि यहां पर जहां से निकलती हैं उसके जस्ट पास ही कालिंदी की क्या है? पहाड़ियां हैं। कालिंदी की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं। इसी कारण से इनका एक नाम क्या है? कालिंदी है। एक नाम इनका पड़ जाता है कालिंदी। कालिंदी इनका एक नाम पड़ जाता है यमुना जी का, और फिर इनका जो रंग होता है जल का वो श्यामल होता है। तो ये हम यहां पर देख रहे थे यमुना जी के विषय में, तो इसके सारे इतिहास के आयाम को भी देखें, और साथ ही साथ कहीं न कहीं इसके विस्तार, इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, इस बात को भी सभी को ध्यान में रखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।